नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऐसी वर्ब्स के बारे में जहां पर डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज़ होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो डायरेक्ट इन्फिनेटिव होता है ये क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जो इन्फिनेटिव होता है वो क्या होता है, वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जब हम वर्ब के सामने टू लगाते हैं तो वो बन जाता है इन्फिनेटिव। अब ये इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है कि जहां पर वर्ब डिपेंड नहीं करती, वर्ब जो है वो डिपेंड नहीं करती सब्जेक्ट के ऊपर। कहने का मतलब हुआ कि सब्जेक्ट क्या है, इस चीज के ऊपर वर्ब डिपेंड नहीं करेगी। आइए इसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। जैसे मैं लिखता हूं ही प्लेज या फिर शी रन्स। अब यहाँ पर जो प्ले है, यहाँ पर प्ले के साथ हमने एस लगाया है। क्यों लगाया है? कि ये जो एस है ये डिपेंड कर रहा है यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है। ऐसे ही यहाँ पर जो रन के साथ एस लगा है ये डिपेंड कर रहा है यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है। जैसे ही मैं यहाँ सब्जेक्ट को बदल देता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया दे, तो यहाँ पर क्या आएगा? दे प्ले। ही प्लेज, वह खेलता है। दे प्ले, वे खेलते हैं। तो यहाँ पर एस हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट बदल गया है। तो यानी कि यहाँ पर ये जो वर्ब है ये डिपेंड कर रही है सब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन इन्फिनेटिव में ऐसा नहीं होता। जैसे ही लाइक्स टू प्ले। अब देखिए, यहाँ पर ये जो लाइक है ये तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये जो प्ले था, ये वाला प्ले है, ये डिपेंड नहीं कर रहा। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? अगर मैं यहाँ पर सब्जेक्ट को चेंज कर देता हूँ, दे लाइक टू प्ले, तो अभी भी यहाँ पर क्या है? प्ले है। तो यानी कि ये वाली वर्ब चेंज नहीं हो रही, हालांकि ये वर्ब चेंज हो रही है, लेकिन मैं अभी इस वर्ब की बात कर रहा हूँ जिसके साथ टू लगा हुआ है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जो इन्फिनेटिव है वो एक ऐसी वर्ब होती है जिसके साथ हम टू लगा देते हैं तो वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो चलिए अब समझते हैं ऐसी वर्ब्स जहां पर ये डायरेक्ट इन्फिनेटिव यूज होता है। अब ये डायरेक्ट इन्फिनेटिव क्या होता है? डायरेक्ट इन्फिनेटिव हमें ये समझना है कि इन्फिनेटिव तो होता है टू प्लस वर्ब, और अब हम डायरेक्ट इन्फिनेटिव बोलेंगे तो इस टू को हटाकर बात करेंगे। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट इन्फिनेटिव में टू का यूज नहीं होता, होता वो इन्फिनेटिव है लेकिन बगैर टू के आता है। तो हमारी पहली वर्ब है लेट। ये जहां पर भी ये लेट वर्ब आती है तो उसके साथ हम टू यूज नहीं करते। सेंटेंस से समझते हैं, द टीचर लेट हिम गो होम अर्ली। अब एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा? द टीचर लेट हिम टू गो, ऐसे लगा देगा, लेकिन यहाँ पर ये टू नहीं आएगा, एकदम गलत है। तो लेट के साथ हमें डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज करना है, यानी कि लेट के बाद टू का यूज नहीं करना है। तो लेट के बाद जो वर्ब आएगी वो विदाउट टू आएगी। तो इसका मतलब हुआ कि शिक्षक ने उसे जल्दी घर जाने दिया। अगली वर्ब है बिड, जिसका मतलब होता है आदेश देना या कहना। सेंटेंस है, द किंग बिड द सोल्जर लीव द कोर्ट। राजा ने सैनिक को दरबार छोड़ने का आदेश दिया। यहाँ पर बिड, ये बिड की सेकंड फॉर्म है। तो बिड की सेकंड फॉर्म बिड भी होती है और बेड भी होती है। तो मॉडर्न इंग्लिश में बिड भी चलती है, और वैसे सेकंड फॉर्म क्या होती है? बेड होती है। तो यहाँ पर बेड भी लगा सकते हैं और बिड भी, दोनों ही सही है, ये सेकंड फॉर्म है। तो सेंटेंस क्या कह रहा है कि राजा ने सैनिक को दरबार छोड़ने का आदेश दिया। तो यहाँ पर ये बिड आ गया। तो बिड के बाद ध्यान रखना है कि क्या होगा? डायरेक्ट इन्फिनेटिव यूज होगा। तो बिड के बाद यहाँ पर अगर टू दिया हुआ है एग्जाम में तो उसको हमें हटा देना है। तो सही सेंटेंस होगा, द किंग बिड द सोल्जर लीव द कोर्ट। अगला सेंटेंस है मेक, बनाना या मजबूर करना। जैसे शी मेड हर ब्रदर क्लीन द रूम। उसने अपने भाई से कमरा साफ करवाया। तो यहाँ पर क्या आ गया? मेड, मेक की फॉर्म आ गई। मेक हर ब्रदर, एग्जाम में टू लगा के देंगे लेकिन टू यहाँ पर नहीं आएगा, तो इसके बाद सीधा हमें डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज करना है। अगली वर्ब है नो, जिसका मतलब होता है जानना या मालूम होना। आई नेवर न्यू हिम सिंग सो स्वीटली एज देन, जिसका मतलब है मैंने उसे कभी इतना मधुर गाते नहीं सुना जितना वह उस समय गा रहा था या उसने उस समय गाया। तो आई नेवर न्यू हिम, यहाँ पर नो आ गया। तो यहाँ पर इसके बाद आई नेवर न्यू हिम टू सिंग, ये एकदम गलत हो जाएगा, तो टू को हटा देना है। तो सही क्या होगा? आई नेवर न्यू हिम सिंग सो स्वीटली एज देन। अगली वर्ब है हेल्प या मदद करना। ही हेल्प मी कैरी द बैग्स, उसने मेरी बैग उठाने में मदद की। अब देखिए यहाँ पर हेल्प आ गया है। हेल्प के बाद हमें याद रखना है, तो हेल्प टू कैरी ऐसे नहीं बनेगा, ये टू हटा देना है। अगर यहाँ पर टू आ गया तो वो गलत है। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही हेल्प मी कैरी द बैग्स। अगली वर्ब है फील, मतलब महसूस करना। आई फेल्ट द ग्राउंड शेक ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, मैंने भूकंप के दौरान जमीन को हिलते हुए महसूस किया। तो आई फेल्ट द ग्राउंड, या तो इस तरह से लिखा जाएगा, एग्जाम में कैसे आएगा? शेकिंग, आई फेल्ट द ग्राउंड शेकिंग, या फिर ऐसे टू शेक, इस तरह से दे देगा।
जबकि दोनों ही गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो सही क्या होगा? आई फेल्ट द ग्राउंड शेक ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। अगली वर्ब है हियर, सुनना। आई हर्ड हिम सिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। ज्यादातर एग्जाम में कैसे दिया जाता है? यहाँ पर ऐसे ऐसे दे देगा वो, आई हर्ड हिम, मैंने उसे सुना गाते हुए, सिंगिंग, ऐसे सिंगिंग, सिंगिंग ए सॉन्ग, ऐसे दे देगा वो। तो हमें पढ़ने में एकदम ठीक लग रहा है, जैसे आई हर्ड हिम सिंगिंग, जबकि ये गलत है। तो रूल क्या कहता है कि जो हियर है उसके बाद क्या आएगा? हमेशा डायरेक्ट इन्फिनेटिव आएगा, यानी सिंग आएगा और विदाउट टू आएगा। तो आईएनजी वाला भी गलत है और टू सिंग ये भी गलत है। तो सही क्या हो जाएगा? आई हर्ड हिम सिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, मैंने उसे एक सुंदर गीत गाते सुना। अगला है वॉच। वॉच का मतलब देखना होता है। वी वॉच देम प्ले क्रिकेट। एग्जाम में हमेशा ऐसे मिलेगा, प्लेइंग क्रिकेट, आईएनजी की फॉर्म में, जबकि गलत हो जाएगा। तो सही करना है हमें इसको। सही क्या हो जाएगा? वी वॉच देम प्ले क्रिकेट, हमने उन्हें क्रिकेट खेलते देखा। अगला है सी, यानी देखना, सेंटेंस में यूज करेंगे। आई सो द बॉय क्रॉस द रोड। इसमें भी ऐसे ही आता है, आई सो द बॉय, ऐसे क्रॉसिंग, ऐसे लिख देगा क्रॉसिंग, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें याद रखना है, जब भी सी या सो आए उसके बाद हमें डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज करना है। मैंने उस लड़के को सड़क पार करते देखा।